नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे SNP ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम चौहान वंश का द्वितीय भाग प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हमने चौहान वंश का प्रथम भाग प्रारंभ किया था, जिसमें हमने चौहानों के कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में बताया था। अगर जिस किसी ने भी वो चौहानों का प्रथम पार्ट नहीं देखा है तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे चौहान वंश पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि चौहान वंश का जो आदि पुरुष, संस्थापक या जो मूल पुरुष है वह था वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने इस चौहान वंश की स्थापना की शाकंभरी के आसपास के क्षेत्रों में। उसके बाद कई सारे राजा हुए, जिनमें हमने वत्सराज और आदि कई राजाओं के बारे में चर्चा की। उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक हुए थे वह थे अजयराज, जिन्होंने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। और इसके बाद हुए थे अर्णोराज। यहाँ तक हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था अर्णोराज तक कि अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। जगदेव को हटाकर उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश के अगले शासक बने। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विग्रहराज चतुर्थ। तो प्रारंभ करते हैं विग्रहराज चतुर्थ से। सबसे पहले देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ। चौहान वंश के अंदर विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। चौहानों का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, तो आइए देखते हैं। यहां पे सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ, इनका तो दूसरा नाम मिलता है वह है बिसल देव। विग्रहराज चतुर्थ का ही दूसरा नाम है बिसल देव। विग्रहराज चतुर्थ जो थे वह स्वयं विद्वान थे और विग्रहराज चतुर्थ विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। विद्वानों के आश्रयदाता या संरक्षक थे। स्वयं विद्वान होने के कारण इन्हें कंठाभरण कहा जाता था और विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण इन्हें कवि बांधव या कटिबंधु भी कहा जाता है। अब इनकी विद्वता की बात करें हम तो विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा में एक नाटक की रचना की थी जिसका नाम था हरिकेली नाटक। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा में एक नाटक की रचना की जिसका नाम था हरिकेली नाटक। और एक विदेशी इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम था किलहॉर्न। किलहॉर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की उपमा या विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास व भवभूति से की है। यानी भारतीय इतिहास में या चौहान वंश के अंदर विग्रहराज चतुर्थ वह शासक है जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है। यह कथन है किलहॉर्न का। अब हम बात करें हरिकेली नाटक की, तो हरिकेली नाटक जो है वो संस्कृत भाषा में रचित है और इस हरिकेली नाटक के अंदर हमें महाभारत कालीन संवाद की जानकारी मिलती है। हरिकेली नाटक में हमें महाभारत कालीन संवाद की जानकारी मिलती है। वह संवाद इस प्रकार था कि अर्जुन भगवान शिव की तपस्या करते हैं अस्त्र प्राप्त करने के लिए, तो वह जंगल में जाते हैं और वहां पर तपस्या करते हैं। तो भगवान शिव अर्जुन की इस तपस्या से खुश हुए और उनके सामने एक किरात यानी शिकारी की भेष में प्रकट हुए। और अब अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने अर्जुन के सामने एक जानवर को छोड़ा। जैसे ही अर्जुन ने उस जानवर को देखा तो अर्जुन ने अपने कमान से तीर निकालकर उस जानवर की ओर चलाया। जैसे ही अर्जुन ने वो तीर चलाया उसी समय उस किरात यानी भगवान शिव ने भी उस तीर को चलाया और दोनों तीर एक साथ जाकर उस जानवर को लगे। अब अर्जुन उस जानवर पर अपना अधिकार बता रहा था और किरात भी अपना अधिकार बता रहा था। दोनों के मध्य युद्ध होता है और उस जानवर को लेकर अब फैसला लिया जाता है कि हम दोनों आपस में युद्ध करेंगे, जो जीतेगा वह जानवर उसका होगा। जैसे ही अर्जुन ने
अपने तरकस में से तीर निकालने के लिए हाथ डाला तो उस किरात के भेष में भगवान शिव ने अर्जुन का हाथ एक पेड़ के साथ भेद दिया। तब अर्जुन ने कहा कि इस संसार में मुझे पराजित करने वाले मात्र 3 व्यक्ति ही हैं। पहले मेरे गुरु द्रोणाचार्य, दूसरे भीष्म पितामह और तीसरे भगवान शिव। आप ना द्रोणाचार्य हैं ना भीष्म पितामह है, इसका मतलब आप शिव हैं। तब किरात अपने वास्तविक भेष यानी भगवान शिव के रूप में आए और अर्जुन को यहाँ पर वह अस्त्र प्रदान किया। तो इस प्रकार की जानकारी हमें इस हरिकेली नाटक में मिलती है जो संस्कृत भाषा में रचा गया है। हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां अजमेर के संस्कृत पाठशाला में उत्कीर्ण हैं। हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां जो हैं अजमेर में स्थित संस्कृत पाठशाला है, जिसे वर्तमान में 28 दिन के झोंपड़े के नाम से जाना जाता है। और हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां जो हैं वह इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक शहर में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर उत्कीर्ण है। अब हम बात करते हैं कि जो विग्रहराज चतुर्थ है वह विद्वानों के आश्रयदाता हैं। तो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में कई सारे दरबारी विद्वान उपस्थित थे, जिनमें मुख्य नाम आता है सोमदेव और नरपति नाहले का। इसके दरबार में एक तो थे सोमदेव और एक थे नरपति नाहला। सोमदेव द्वारा ललित विग्रहराज की रचना की गई और नरपति नाले द्वारा बिसलदेव रासों की रचना की गई। अब दोनों ही ग्रंथ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और हमने पहले ही बात की थी कि विग्रहराज चतुर्थ का जो दूसरा नाम आता है वह है बिसलदेव। और दोनों ही ग्रंथ सोमदेव द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो है ललित विग्रहराज, जो विग्रहराज के नाम पर ही है, और नरपति नाले द्वारा रचित ग्रंथ है वो भी विग्रहदेव के दूसरे नाम बिसलदेव के नाम पर है, बिसलदेव रासो। ललित विग्रहराज के अंदर हमें विग्रहराज यानी बिसलदेव के प्रेम प्रसंगों की जानकारी मिलती है। बिसलदेव के प्रेम प्रसंगों की जानकारी मिलती है और नरपति नाले द्वारा रचित बिसलदेव रासों में हमें विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम प्रसंगों के साथ साथ उड़ीसा व खानदेश की भी जानकारी मिलती है। तो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में जो प्रमुख दरबारी विद्वान थे वह थे सोमदेव और नरपति नाले। सोमदेव द्वारा ललित विग्रहराज की रचना की गई जिसमें हमें बिसलदेव के प्रेम प्रसंगों की जानकारी मिलती है, और नरपति नाले द्वारा बिसलदेव रासों की रचना की गई जिसमें हमें उसके प्रेम प्रसंगों के साथ साथ उड़ीसा व खानदेश की भी जानकारी मिलती है। अब हम आगे बात करें तो दिल्ली के पास शिवालिक की पहाड़ियों पर अशोक के शिलालेख पे हमें विग्रहराज चतुर्थ का भी एक लेख मिलता है। विग्रहराज चतुर्थ का भी क्या मिलता है? एक लेख मिलता है। उस लेख के अनुसार हमें ये जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया। ये जानकारी हमें मिलती है शिवालिक लेख से या शिवालिक की पहाड़ियों पर मिले विग्रहराज चतुर्थ के लेख से। आगे हम बात करें विग्रहराज चतुर्थ की, तो विग्रहराज चतुर्थ ने अपने शासनकाल के दौरान चौहान साम्राज्य का विस्तार किया, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के तंवर वंशीय शासक
तंवर वंशीय शासक को पराजित किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं को दिल्ली तक फैलाया। यानी विग्रहराज चतुर्थ पहला शासक था चौहानों का जिसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को दिल्ली तक फैलाने का काम किया। और उसी शिवालिक लेख के अनुसार हमें यह जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ के साम्राज्य की सीमाएं इधर लाहौर तक फैली हुई थी। यानी उत्तर की बात करें हम तो दिल्ली तक, और पश्चिम में बात करें हम तो लाहौर तक चौहान साम्राज्य की सीमाएं फैली हुई थी। विग्रहराज चतुर्थ विद्वान होने के साथ साथ कला का प्रेमी भी था और विग्रहराज चतुर्थ ने अपने शासनकाल के दौरान शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। शिक्षा को बढ़ावा दिया जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है विग्रहराज चतुर्थ द्वारा अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया। अभी हमने बात की थी जस्ट संस्कृत पाठशाला का, लेकिन इस संस्कृत पाठशाला को मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर यहां पर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। झोंपड़े का निर्माण करवाया। अब हम बात करते हैं इस 2.5 दिन के झोंपड़े की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, लेकिन मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर यहाँ पर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। इस 2.5 दिन के झोंपड़े में वर्तमान में 2.5 दिवसीय यानी एक 2.5 दिन का उर्स भरा जाता है, जो उर्स सूफी संत पीर पंजाब शाह की याद में भरा जाता है। पीर पंजाब शाह की याद में यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स भरा जाता है। आगे हम बात करें विग्रहराज चतुर्थ ने टोंक जिले के राजमहल के पास बिसल सागर तालाब पर एक बांध का निर्माण करवाया जिसका नाम था बिसलपुर बांध। इस बांध से वर्तमान में जयपुर, अजमेर व ब्यावर आदि को जलापूर्ति की जाती है। अगर हम पूर्ण रूप से देखें इस विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को तो इसमें कोई शक नहीं होगा कि विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल है वो चौहान वंश का क्या है, स्वर्णकाल है। क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ ने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया, शिक्षा को बढ़ावा भी दिया, यहाँ पर प्रजा के राहतों के कार्य भी किए तथा कई आक्रांताओं को रोकने का काम भी किया। तो ये थे विग्रहराज चतुर्थ, जिनको हम कह सकते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ का काल जो था वो चौहानों का स्वर्ण काल था। इसका जो अगला भाग होगा वो होगा पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। ये था चौहान वंश पार्ट 2। इसके बाद जो होगा हमारा अगला सीजन वो होगा चौहान वंश पार्ट 3, जिसमें होगा पृथ्वीराज चौहान। जो भी आपकी क्वारीज हो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं और इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।